नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इफ्को एजीटी 2022 प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर को। जो हमारा पिछली साल का 2022 का क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स वाला, उसको सारे के सारे को आज हम सॉल्व करेंगे। आप लोग बढ़िया से आंसर करते जाइएगा, ए बी सी टी। ठीक है, जो भी आपका सही आंसर लगे आपको वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बाकी आंसर तो हम बताएंगे ही। ठीक है, तो इस पीडीएफ से मैंने जो है आंसर कर दिए हैं गायब। सिर्फ यहां पर आपको क्वेश्चन क्वेश्चन और आपको केवल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया से शुरू करते हैं आज की क्लास को, लोग जुड़ सके। पेन का कलर ले लिया जाए, कौन सा लें? येलो कलर का? नहीं 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 नहीं, ब्लू कलर का लेते हैं। और आपका ये पिंक का, सॉरी पेन का हमने कलर ले लिया है। और सभी लोग बढ़िया से जुड़ जाइएगा। ठीक है, हम जो है पॉइंटर को तभी लेंगे जब हमें लिखना होगा। तो अभी हम अपने माउस पे लिए होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। क्वेश्चन पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पर तो बढ़िया से आंसर करिएगा। पूरा पेपर जो है इंग्लिश में है, इंग्लिश माध्यम के। तो का पेपर भी इंग्लिश में आता है ना, इसलिए क्वेश्चन भी आपके कैसे हैं, इंग्लिश के अंदर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, which element is a part of cytochrome oxidase? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी है यहाँ पर मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, ए सी या फिर डी? जल्दी से आंसर कर दीजिए। विच एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? कौन सा एलिमेंट जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का क्या है, पार्ट है या भाग है? ऑप्शन ए है यहाँ पर मैग्नीशियम, बी आयरन, सी मोलिब्डेनम या डी आपका ऑल ऑफ दी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, बफरिंग हो रहा है। ठीक है, आप जब तक आंसर करेगा मैं थोड़ा बफरिंग का इलाज करके आता हूं। बफरिंग का इलाज कैसे करूंगा, मैं रो आउटर को पास अब बफरिंग नहीं होने वाली। ठीक है, क्योंकि अब हमने सीधा लेन से कलेक्ट कर लिया। एलियन आप सभी जानते हैं, लाइन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब जो है बफरिंग नहीं होने वाली। तो बढ़िया से जुड़ जाइएगा, आंसर कर दीजिए जल्दी से। बात करें इसके आंसर की, सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी आयरन। ठीक है, जो आयरन होता है आपका, ठीक है, तो वो किसका पार्ट है आपका, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का पार्ट है। कौन आपका, एफी या फिर कहें आपका आयरन। तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लीन कर ले इससे, क्योंकि ये पिग वाला पेन है, थोड़ा सा रह जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ पोल्ट्री मैन्योर? या फिर कहें आपके पोल्ट्री मैन्योर के ड्रॉबैक्स क्या क्या है? ऑप्शन ए है आपका, इट फर्मेंट्स वेरी क्विकली, या जल्दी फर्मेंट हो जाता है। इट स्मेल्स बैडली, इसकी मतलब बुरी जो है स्मेल आती है। ऑप्शन सी है, इट हैज लेस न्यूट्रिएंट कंटेंट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। बताइए बच्चों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका सही आंसर? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ पोल्ट्री मैन्योर? ए आपका, इट इज फर्मेंट वेरी क्विकली, बी स्मेल, इट स्मेल बैडली, सी है इट हैज लेस न्यूट्रिएंट कंटेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। जल्दी से लिख दीजिए ए बी सी डी। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा बीच में कनेक्शन का दिक्कत हो गया था। ठीक है, वो अब ठीक, अब बफरिंग नहीं होगी। क्या बीच क्लास में बफरिंग हो, अच्छा ही लगता है। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा।
तो पोल्ट्री मैन्योर का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इट फर्मेंट्स वेरी क्विकली। ऑप्शन ए, यह जो है जल्दी से क्या हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है। ठीक है, नेहा जी डी नहीं होगा, ऑल ऑफ दी नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इट फर्मेंट वेरी क्विकली, जो है जल्दी से जो है घुल जाता है, फर्मेंट हो जाता है, क्या आपका पोल्ट्री मैन्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दें पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका पीपीटी नहीं बनाया क्योंकि 100-150 क्वेश्चन थे, तो पीपीटी थोड़ा मुश्किल लग रहा था बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, इन एन एवरेज वेल डिकम्पोज्ड FIM फार्म यार्ड मैन्योर। FIM क्या होता है आपको, फार्म यार्ड मैन्योर, जो आपको फार्म पर बनाया जाता है। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर कंटेन, ऑप्शन ए 0.5% नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है 0.2% P2O5, ऑप्शन सी है 0.5% K2O और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर कर दीजिए। एवरेज in an average well decomposed FIM farm yard manure contain A 0.5% nitrogen, B 0.2% P2O5, ऑप्शन सी 0.5% K2O। आवाज बढ़िया आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस में। चलिए बात करें इसका सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पर आपका जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है, जो FIM होता है, उसमें आपका 0.5% नाइट्रोजन भी होता है, 0.2% P2O5 भी होता है और 0.5% क्या होता है, K2O भी होता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले इसको इरेज कर देते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ट्रेंच मेथड ऑफ FIM प्रिपरेशन इज आल्सो नोन एज। जो ट्रेंच मेथड है किसका, FIM बनाने का, फार्म यार्ड मैन्योर बनाने का, तो उसे किस और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पिट मेथड, ऑप्शन बी डॉक्टर CN आचार्य मेथड, ऑप्शन सी हीट मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या डी, क्या होगा यहां पर सही उत्तर। ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी। जो आपका ट्रेंच मेथड है इसे किस और नाम से जाना जाता है। तो बात करें यहां सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन डी डॉक्टर CN आचार्य मेथड। ठीक है, तो जो आपका ट्रेंच मेथड है FIM बनाने का, उसे किस और नाम से जाना जाता है आपका, डॉक्टर CN आचार्य मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, Which of the following contains highest nutrient? इसमें जो है सबसे अधिक न्यूट्रिएंट होते हैं। ऑप्शन ए FIM, ऑप्शन बी कंपोस्ट, ऑप्शन सी ड्रॉपिंग ऑफ सीप एंड गॉड्स, यहाँ पर गॉड होना था, गोवा लिखा हुआ है, गॉड होना, सीप एंड गॉड। ठीक है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी डी। एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप इको के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, इससे एक या दो क्वेश्चन आपके मतलब कि आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको सीरियसली आप जो है ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और जितना भी हो सके आप इसको मतलब कि नोट कर लीजिए, बाकी आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका PDF है इको AGT 2022 के वाले क्वेश्चन है, ये आपको विद आंसर जो है विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट न्यूट्रिएंट, किसमें जो है सबसे अधिक न्यूट्रिएंट होता है। ऑप्शन ए FIM में, बी कंपोस्ट में, सी आपका ड्रॉपिंग ऑफ सीप एंड गॉड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है बच्चों ऑप्शन सी ड्रॉपिंग ऑफ सीप एंड गॉड। सबसे अधिक जो FIM देखो, अभी हमने देखा कि 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.5% P2O5 होता है। ठीक है, लेकिन कंपोस्ट होता है उसमें भी कम ही होता है। लेकिन जो आपका ड्रॉपिंग ऑफ
सॉरी ड्रॉपिंग ऑफ सीप एंड वॉट है, इसमें आपका 1.5 से 2% तो होता है नाइट्रोजन, 1.5 टू 2.0% होता है क्या नाइट्रोजन, और आपका 2.5% होता है फास्फोरस। ठीक है, इसी तरह से अन्य न्यूट्रिएंट इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ड्रॉपिंग्स ऑफ सीप एंड गॉड जो है सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसे नोट कर लीजिए, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉइंटर का साइज कम कर देते हैं, बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्रेट टू नाइट्रेट। ये पहले मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हुआ है कि कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन फ्रॉम किसके कन्वर्जन, नाइट्रेट से सॉरी नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन के लिए कौन सा जो है आपका मतलब कि कौन सा बैक्टीरिया या फिर कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिम्मेदार होता है। तो बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ए नाइट्रोसोमोनास, बी नाइट्रोबैक्टर, सी स्यूडोमोनास या डी बैसिलस। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। बात करें यहां सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका बच्चों नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन बी नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन कन्वर्जन फ्रॉम नाइट्राइट टू नाइट्रेट, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है आपका नाइट्रोबैक्टर, नाइट्राइट से नाइट्रेट में। ठीक है, ये हमने सॉइल साइंस के लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है, तो बढ़िया से यहां पर ऑप्शन बी हम लगा देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर देखो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमें साइड में मिलेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन विच क्ले मिनरल। चलो इसको लिख लेते हैं अपने ऊपर ही, पहले तो हम इसको ऊपर ऑप्शन वाले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, ये 8 हो गया हमारा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को हम लिख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसे साइड कर दें। एक क्या है, पीडीएफ, आज पीपीटी बना के नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, डायरेक्टली आपको पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन विच क्ले मिनरल, विच क्ले मीनिंग MINE। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किस क्ले मिनरल में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है क्योलिनाइट, बी मोंटमोरोलाइट, ऑप्शन सी है वर्मिकुलाइट, ऑप्शन डी है डेडेलाइट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं किस क्ले मिनरल में पाए जाते हैं, क्वेश्चन वो नीचे था, यहाँ पर ऑप्शन थे, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सेट कर दिया। तो जल्दी से लिख दो, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर, हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन विच क्ले मिनरल। तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका क्योलिनाइट। जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, आपके क्योलिनाइट के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है क्योलिनाइट, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इन मुंसेल कलर चार्ट ह्यू 10 रिप्रेजेंट एज। जो आपका ह्यू 10 है, ह्यू क्या दिखाता है आपका, ह्यू क्या दिखाता है, देखो 3 चीजें होती है इसमें। एक तो देखो आपका क्रोमा दिखाता है, एक तो होता है क्रोमा, एक क्रोमा होता है, एक ह्यू होता है, एक होता है आपका वैल्यू, होता है ना, 3 चीजें होती है ना।
तो क्रोमा क्या दिखा देता है? आपका डोमिनेंट कलर। ठीक है, ये क्या दिखा रहता है? आपका डोमिनेंट, मतलब जो आपका कलर, जैसे रेड है तो रेड का डोमिनेंट है, तो क्रोमा डोमिनेंट ऑफ कलर दिखाता है। ह्यू दिखाता है आपका मतलब कि लाइटनेस और डार्कनेस, मतलब कि कलर की जो गुणवत्ता है उसको बताता है। वैल्यू क्या दिखाता है? आपका कलर की क्या, सॉरी मतलब कितना आपका कलर जो है डार्क है, लाइट है, या फिर किस उसकी वैल्यू कितनी थी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे सॉइल साइंस के लेक्चर में। ठीक है, तो बढ़िया से बताइए कि जो ह्यू 10 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा मुनसेल कलर चार्ट में? जल्दी से बता दीजिए। ए रेड कलर को बताएगा, बी ब्लैक कलर को बताएगा, सी ग्रे कलर को, या फिर डी येलो कलर को। जल्दी से आंसर कर दीजिए। इन मुनसेल कलर चार्ट ह्यू 10 रिप्रेजेंट एज रेड, ब्लैक, ग्रे या फिर येलो। क्या होगा सही उत्तर? मैं आपके देखो कमेंट्स को देखता रहता हूं, आपके जो है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बढ़िया से आंसर कर दीजिए। अभी हम आपके आंसर को देखते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर देखते नहीं है आपके आंसर्स को, हम देखते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने जो है आपको उल्टा बता दिया। एक देखो यू होता है, क्रोमा होता और एक वैल्यू होती है। जो आपका ह्यू होता है ये जो है ये दिखाता है क्या? डोमिनेंट कलर। डोमिनेंट कलर मतलब कि ये रेड है, ब्लैक है, या फिर ग्रे या येलो है। तो डोमिनेंट कलर कौन दिखाता है? डोमिनेंट कलर दिखाता है आपका ह्यू। डोमिनेंट कलर कौन दिखाता है? ह्यू दिखाता है। ठीक है, डोमिनेंट कलर जो है ह्यू दिखाता है। ठीक है, वैल्यू की बात करें या क्रोमा की, तो यह जो है प्योरिटी बताता है, प्योरिटी ऑफ कलर। जो आपका क्रोमा होता है प्योरिटी ऑफ कलर दिखाता है। ठीक है, प्योरिटी ऑफ कलर दिखाता है। और आपका वैल्यू होता है जो है डार्कनेस और लाइटनेस दिखाता है। कलर की डार्कनेस या गहरापन और हल्कापन बताता है। ठीक है, तो पहले हमने थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजन था। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्लियर करके इसका आंसर आपको बता दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा इन मुनसेल कलर चार्ट? तो 10 वैल्यू क्या दिखाएगी बताइए जल्दी से। बात करें 10 वैल्यू की तो यह दिखाता है आपका येलो कलर। ठीक है, ऑप्शन डी येलो कलर। ठीक है, इन मुनसेल कलर चार्ट ह्यू 10 रिप्रेजेंट एज येलो, येलो को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका 8 का ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। ये तो बहुत इजी है। Which plant is used for indication of permanent wilting point? कौन सा प्लांट है, कौन सा पौधा है जो परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सैफ्लावर, बी सनफ्लावर, सी मैरीगोल्ड या फिर डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? ए सैफ्लावर, बी सनफ्लावर, सी मैरीगोल्ड या फिर डी नन ऑफ दी। हमें सबको पता है भैया कि जो आपका सनफ्लावर होता है वो क्या दिखाता है? आपका PWP या फिर कहें परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट को क्या करता है? इंडिकेट करता है या फिर दर्शाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सनफ्लावर सही आंसर हो जाता है। 9 का ऑप्शन बी सनफ्लावर सही आंसर हो जाता है। नोट कर लीजिए, यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको कर देते हैं क्लियर। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका स्क्रीन के ऊपर रह जाता है, इसलिए इसे क्लियर करना जरूरी रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया से बने रहिएगा क्लास में और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपकी बढ़िया से क्लास चल सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑर्गेनिक फ्रैक्शन नॉट सोल्यूबल इन बोथ एसिड एंड एल्काइल। कौन सा जो मतलब कि ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है वो आपकी किसमें सोल्यूबल नहीं होती? एसिडिक और एल्काइली में। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर फ्लूविक, बी ह्यूमन, सी ह्यूमिक या फिर डी आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कहें ऑल ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों क्या होगा सही आंसर? विच ऑर्गेनिक फ्रैक्शन नॉट सोल्यूबल इन बोथ एसिड एंड एल्काइल। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाता है ह्यूमिक एसिड। ठीक है,
ह्यूमिक एसिड जो होता है वो आपका ना तो एल्काइली में ना ही एसिड में सॉल्युबल होता है, ठीक है, ना तो एल्काइली सॉइल में ना ही एसिडिक में, ठीक है, सॉल्युबल होता है कौन, आपका ह्यूमिन। और बात करें ह्यूमिन की, ये दोनों में एसिड और आपका एसिड और एल्काइली या फिर कहें एसिड एंड बेस, यहाँ पर एल्काइली का मतलब होता है क्षारीयता, ठीक है, एल्काइल का मतलब होता है आपका क्षारीयता। तो जो आपका ह्यूमन होता है वो एसिड और बेसिक दोनों में ही सॉल्युबल होता है, फ्लोरिक आपका केवल बेसिक के अंदर ही सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। आंसर की बात करें, आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है। अगर आप भी इफको एजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लगाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन का मतलब अनुमान होता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉइल कोलॉइडल पार्टिकल शोज द फिनोमिना। ऑप्शन ए, जो सॉइल कोलॉइड होते हैं पार्टिकल होते हैं, क्या फिनोमिना शो करते हैं। ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी एडहेशन एंड कोहेशन, ऑप्शन सी है फ्लक्चुएशन या फिर फ्लोक्यूलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए बच्चों क्या होगा इसका सही उत्तर। जो आपके सॉइल कोलॉइड होते हैं, सॉइल कोलॉइड मतलब कि आपके जो मतलब कि जैसे आपका प्लास्टिसिटी हो गया, ठीक है, जो कोलॉइड फिर एक है जो आपके मतलब क्ले के कंटेंट हो गया, ठीक है, जो भी कोलॉइड कंटेंट होते हैं आपके सॉइल पार्टिकल में, ठीक है। सॉइल कोलॉइड पार्टिकल शो द फिनोमेनन प्लास्टिसिटी, एडहेशन एंड कोहेशन, और आपका हो जाएगा फ्लोक्यूलेशन और आपका ऑल ऑफ द अबव। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर प्लास्टिसिटी भी पाई जाती है, मतलब कि चिपचिपापन पाया जाता है। एडहेशन एंड कोहेशन, दो प्रकार के आपके ससंजन और आसंजन बल होते हैं, ये भी आपके मृदा के अंदर होते हैं। फ्लोक्यूलेशन भी होता है, मतलब कि मृदा का सिकुड़ना, और उसका मतलब कि फूलना, ये भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो मतलब सॉइल कोलॉइड होते हैं वो कौन कौन से फिनोमेना डिनोट करते हैं, आपके प्लास्टिसिटी भी बताते हैं, एडिशन एंड कोहेशन भी बताते हैं, फ्लोक्यूलेशन भी बताते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर, द फिनोमेनन second side found in which soil? The phenomenon second side found in which soil? किस soil में जो है second side पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इंसेप्टिसोल, बी वर्टिसोल, सी गैलीसोल या फिर डी है स्पोरोफोर। जल्दी से आंसर कर दीजिए। द फिनोमेनन second side फाउंड इन विच सॉइल। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो वहां पर आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी वर्टिसोल। जो सिलिकन साइड है वो कहां पर पाए जाते हैं, आपके वर्टिसोल के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन बी वर्टिसोल सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, एक क्वेश्चन भी ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखिएगा। फास्फोरस अपटेक इन एल्काइली सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, जो आपकी एल्काइली मृदा होती है या फिर क्षारीय मृदा होती है, उसमें फास्फोरस किस फॉर्म में लिया जाता है। ऑप्शन ए H2PO4 माइनस, ऑप्शन बी HPO4 माइनस माइनस, ऑप्शन सी है PO2 ट्रिपल माइनस, ऑप्शन डी H3PO4। बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। ए आपका H2PO4 माइनस, डी HPO4 माइनस या फिर माइनस माइनस या फिर कह रहे हैं PO4 ट्रिपल माइनस, या फिर डी H3PO4। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाता है PO4 ट्रिपल माइनस। ट्रिपल माइनस का मतलब होता है 3 माइनस, ठीक है, ट्रिपल माइनस का 3 माइनस। तो आपका PO4 ट्रिपल माइनस जो होता है वो आपका किस फॉर्म में, मतलब कि एल्काइली या फिर क्षारीय मृदाओं में अपटेक किया जाता है, फिर या फिर कहे लिया जाता है क्षारीय मृदाओं के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच गए हैं। क्या है, क्वेश्चन अधिक थे और पीपीटी नहीं बना पाए इसका, ठीक है, इसलिए इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं अगर आप विजन एग्री अकेडमी से जुड़े हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हो आप लोग, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है, थायो यूरिया इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। थायो यूरिया होता है वो किस प्रकार का जो है उर्वरक है, जो आपका थायो यूरिया वो किस प्रकार का उर्वरक है? ऑप्शन ए स्लो रिलीज, ऑप्शन बी नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, ऑप्शन सी नेचुरल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, ऑप्शन डी आर्टिफिशियल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। तो बताइए जो थायो यूरिया होता है वो किस प्रकार का जो है फर्टिलाइजर होता है और उर्वरक होता है? तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। जो आपका थायो यूरिया होता है वो कैसा फर्टिलाइजर उर्वरक है? आपका स्लो रिलीज, या फिर धीमे धीमे जो है आपका मतलब क्रिया करने वाला स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है थायो यूरिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये तो जानते ही होंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है एक्टिनोमाइसिटीज प्रेफर विच कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। जो आपके एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं वो किस कंडीशन में जो है अच्छा मतलब कि अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है स्लाइटली एल्कलाइन, ऑप्शन बी है एल्काइली सॉइल या फिर क्षारीय मृदा, ऑप्शन सी है एसिडिक, ऑप्शन डी है न्यूट्रल। तो बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। एक्टिनोमाइसिटीज प्रेफर विच कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। राखी जी ने आंसर कर दिया है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। जो आपके एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए कैसा आपको किस तरह की सॉइल चाहिए होती है? एल्कलाइन, या फिर जो है कैसी कंडीशन प्रेफर करते हैं? आपकी स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, एपेटाइट इज अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स व्हिच मेनली कंटेन। मतलब एपेटाइट होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए सल्फर, बी नाइट्रोजन, सी फॉस्फोरस या फिर डी टाइटेनियम। तो बता दीजिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। एपेटाइट में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सल्फर की, नाइट्रोजन की, या फिर कहें आपका फास्फोरस की, या फिर कहें टाइटेनियम की। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो आपका जो एपेटाइट ग्रुप है मिनरल है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आपका फास्फोरस। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, फास्फोरस, ठीक है। आंसर क्या होता है यहाँ पर? ऑप्शन सी फास्फोरस। एपेटाइट जो है किसका मिनरल है? आपका फास्फोरस का। ये मिनरल्स भी मैंने आपको सॉइल साइंस की नोट्स में प्रोवाइड कराए हैं। हर एक मिनरल्स जो है आपका, चाहे वो नाइट्रोजन का हो चाहे सल्फर का हो, ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है आपके सॉइल साइंस के नोट्स में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी टेकन फॉर टेक्सचरल एनालिसिस। मतलब कि कितनी सॉइल ली जाती है या फिर मृदा को लिया जाता है मृदा कणाकार को एनालाइज करने के लिए जो है, या फिर कहें आपको उसका संशोधन, या फिर कहें आपका मतलब कि एनालिसिस करने के लिए, या फिर उसका ये कहें आंकड़े निकालने के लिए कितनी मृदा को लिया जाता है आपके मतलब कि सॉइल टेक्सचर को ज्ञात करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए। तो बता दीजिए क्या होगा सही आंसर, ए बी सी या फिर डी। 10 ग्राम, 20 ग्राम, या फिर कहें 30 ग्राम, या फिर कहें 40 ग्राम। क्या होगा सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है बच्चों ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी 20 ग्राम। अगर कि आप सॉइल टेक्सचर को एनालिसिस करना है तो उसके लिए कितनी मिट्टी लेनी होगी? हमें 20 ग्राम लेनी होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसको पहले क्लियर करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, द स्मॉलेस्ट 3D वॉल्यूम ऑफ सॉइल नीडेड टू गिव फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेरिएबिलिटी ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज। तो मतलब कि द स्मॉलेस्ट 3D वॉल्यूम ऑफ सॉइल नीडेड टू गिव फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वेरिएबिलिटी ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए सोलम, बी पेडोन, सी ग्रेस, या फिर डी कहें पोस्ट। क्या कहेंगे इसको? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? मतलब कि द स्मॉलेस्ट 3D फॉर्म, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपको मतलब कि जो ऊपरी परत होती है मृदा की उसे क्या कहते हैं, या फिर जो आपका ये कहें
जो आपकी ऊपरी मृदा होती है या फिर जो ढीले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पैडोन कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, पैडोन। The smallest 3D volume of soil needed to give full representation of horizontal variability of soil is termed as पैडोन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है, पैडोन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, इसको पहले क्लियर कर दिया जाए। आवाज क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट इन सॉइल कॉज क्लोरोसिस इन प्लांट, मतलब किस न्यूट्रिएंट की कमी से जो आपके पौधे होते हैं उसमें क्लोरोसिस हो जाता है या फिर पीलापन पड़ जाता है। तो बता दीजिए जल्दी से आंसर। ऑप्शन ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम कार्बन, डी है आपका सोडियम। हम आपकी कमेंट्स पढ़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में अपने आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो एजीटीए वाले हैं बच्चों, एजीटीए की प्रतीक्षा करते रहिए, क्योंकि 1 महीने बाद लगभग आपको मतलब कि देखने को मिलेगी एजीटीए, ठीक है। लगभग लग रहा है, अभी क्लियर नहीं है कि 1 महीने में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके सामने जो है एनएससी का एग्जाम है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का है, इफ्को एजीटी का एग्जाम है अभी, ठीक है, इफ्को का एग्जाम है और आपका एएफओ का एग्जाम है। तो 3 एग्जाम है आपके सामने और सीडब्ल्यूसी, इनको फोकस कर लीजिएगा। आपकी देखो उसकी एजीटीए की तब आएगी जब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट इन सॉइल कॉज क्लोरोसिस इन प्लांट, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आयरन सही आंसर हो जाता है। जो क्लोरोसिस होती है या फिर इंटरमीडिएट क्लोरोसिस होती है, मतलब कि इसमें बेंच तो गिरी रहती है, लेकिन जो पत्तियां हैं या फिर पत्तियों के बीच का भाग या फिर बेंच के बीच का भाग होता है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है, आयरन हो जाता है, ऑप्शन ए। आंसर क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, ए ऑप्शन आयरन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके ऑप्शन हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन को मैं नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमसे, 20 नंबर का क्वेश्चन है, Which of the following are critical element, निम्न में से कौन से जो क्रिटिकल एलिमेंट है। ऑप्शन ए एनपीके, बी है आपका सीएनएच, ऑप्शन सी है आपका जेडएन जिंक, आयरन एफई और आपका कॉपर, और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन है सीएल कोमा एफई कोमा हाइड्रोजन या फिर कहें आपका एच। तो निम्न में से कौन से जो एलिमेंट है वो क्रिटिकल एलिमेंट कहलाते हैं, एनपीके, सीएनएच या फिर कहें जेडएन एफई या सीयू, ये एफई लिखा है, आयरन या सीयू या फिर कहें आपका क्लोरीन या फिर आयरन या फिर आपका हाइड्रोजन। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए एनपीके। एनपीके को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है। और नोट्स के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप आईबीपीएस एएफओ के लिए जा रहे हो, चाहे आप इफ्को के एजीटी के लिए जा रहे हो, चाहे एनएससी के लिए जा रहे हो, तो आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखो सामने आपको नंबर दिख रहा है 7880497104, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमें नेक्स्ट पेज पर जाना होगा, नेक्स्ट पेज पे तो नहीं लेकिन ऊपर जाना होगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो पहले इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हाई वाटर यूज एफिशिएंसी, जो आपकी बात की सबसे अधिक वाटर यूज एफिशिएंसी किस मेथड की होती है। ऑप्शन ए फ्लड इरिगेशन या बाढ़ सिंचाई, ऑप्शन बी है स्प्रिंकलर इरिगेशन या फिर छिड़काव सिंचाई, ऑप्शन सी है ड्रिप इरिगेशन या फिर कहें बूंद बूंद कर सिंचाई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों हाई वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन जो कि कहाँ का है, इजराइल का है, इजराइल का है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन इजराइल का है, उसकी क्या होती है, जो आपकी एक है वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आंसर, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22।
यहाँ पर आपके कुल आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। बढ़िया से सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 है, द प्लानिंग कमीशन डिवाइडेड द कंट्री इन हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही जो है आपका इजी या फिर कहें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या फिर कहें बहुत ही ये कहें लो लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो द प्लानिंग कमीशन ने जो आपकी प्लानिंग कमीशन ने एग्रोक्लाइमेटिक जोन को कितने भागों में डिवाइड किया है? ऑप्शन ए 15, बी 20, सी आपका है 8 और आपका डी है आपका 24। तो बात करें यहाँ सही आंसर की, आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसको 15 भागों में डिवाइड किया था। आईसीएआर ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को कितने बांटा? 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा। लेकिन बात करें एग्रो इकोलॉजिकल जोन की, एक दो होते हैं आपके एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन पहले कितने थे आपके? 21, लेकिन आप फिलहाल में जो वर्तमान में है कितने? 20। जो कौन देता है आपको? जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो आपके किसने दिए हैं? NBSSLUP ने दिए हैं। ठीक है, या फिर कहें नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कमीशन प्लानिंग ने, जो कि नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है, उसने आपके 20 एग्रो क्लाइमेटिक जोन दिए। 8 जो है आपके आईसीआर ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन दिए। 8 किसने दिया? आपके आईसीआर ने, और आपका जो 20 किसने दिया? आपके NBSSLUP ने। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो 15 दिए आपके प्लानिंग कमीशन ने, और आईसीआर ने कितने दिए? 127 ने। एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 दिए आपके किसने? NBSSLUP ने, और 8 दिए आपके आईसीआर ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्लास आपकी लाइव चल रही है, बढ़िया से जुड़ जाइए सभी लोग और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर कि आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो विजन एग्री एकेडमी में कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा 7880497104। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एज कार्ड। जो आपको फॉर्मेशन यहाँ पे कहे या फिर कह सकते हैं कि मृदा का बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन बी पेडोजेनेसिस, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज ए ह्यूमिडिफिकेशन, बी पेडोजेनेसिस, सी सेडिमेंटेशन या फिर डी आपका नन ऑफ दी। बात करें यहाँ सही उत्तर की तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोजेनेसिस। या फिर कहें मृदा के निर्माण को क्या कहा जाता है बच्चों? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोजेनेसिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आंसर आपका हो जाता है बी, आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, सोया सॉस इज फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन है आपका क्वेश्चन है सोया सॉस इज फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ। किसका जो है फर्मेंटेड प्रोडक्ट है? कौन? सोया सॉस। ऑप्शन ए है बार्ले, ऑप्शन बी है व्हीट या फिर कहें गेहूं, ऑप्शन सी ओट या फिर ऑप्शन डी सोयाबीन। जैसे हमें मतलब कि क्वेश्चन से पता चल रहा है कि सोया सॉस की बात हो रही है, तो सोया सॉस किसका फर्मेंटेड प्रोडक्ट होगा? ऑप्शन डी सोयाबीन का, ऑफकोर्स सोयाबीन का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी और सोयाबीन सही उत्तर हो जाता है। आपका 24 का आंसर क्या हो जाता है बच्चों? सोयाबीन, ऑप्शन डी सोयाबीन। ठीक है, सोया सॉस किससे बनता है? आपका सोयाबीन से बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है आपका, टी इज एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ। मतलब कि जो आपका टी है किस तरह का फर्मेंटेशन है? ऑप्शन ए एल्कोहलिक, एल्कोहलिक तो नहीं है। ऑप्शन बी नॉन एल्कोहलिक, ऑप्शन सी है एसिटिक, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो आपका जो मतलब कि टी है वो किस टाइप का फर्मेंटेशन है? तो देखो इनमें से एक ही तरह का फर्मेंटेशन नहीं होता है। ठीक है, ये जो है आपका नॉर्मली जो है मतलब कि ये कहें कि आपकी नॉर्मली जो है आपकी जो पत्तियों को सुखाकर जो है फर्मेंट किया जाता है। ये कहें कि आपका एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता है इसमें। तो यहाँ पर आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो टी इज एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 26 है। इसको थोड़ा सा हमें जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। ये देखो, इसको बिल्कुल यूपीपीएससी जैसा क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर। देखिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम अपने आप को छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इस साइड आ जा रहे हैं। चलो हम भी उत्तर आ गए हैं यहाँ पर साइड में साइड, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या करें, हमें अपनी जगह बदलनी पड़ेगी ना बार बार, है कि नहीं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एरिया इन इंडिया। ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन के कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मतलब कि ये कैरेक्टर बताए जाते हैं, किसके लिए बताए जाते हैं। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए हॉट एंड, पॉइंट नंबर ए है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। पॉइंट बी है एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर हो तो वो क्रॉप ग्रो हो सकती है। सी पॉइंट है हिल स्लोप अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1100 मीटर। और सॉरी ऑप्शन ए पॉइंट नंबर डी है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू आपका 30 डिग्री से। तो कौन सी फसल जो है इन निम्न कंडीशंस पे जो ग्रो की जा सकती है, या फिर कहें which one among the following crop are you most likely to find the area described above। मतलब कौन सी फसल जो है जो आपका ऊपर एरिया डिस्क्राइब किया गया उसमें उगाई जा सकती है। ऑप्शन ए है मस्टर्ड, बी है आपका कॉटन, सी है पेपर, और पेपर होता है आपका मतलब कि मिर्ची कहना, ठीक है। ऑप्शन डी होता है बर्जीनिया टबैको। तो बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। सही उत्तर क्या होगा। बात करें यहाँ सही आंसर की बच्चों, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पेपर। तो जो आपकी ऊपर जो कंडीशन दिखाई गई है वो किसके लिए सुइटेबल होती है, आपकी पेपर के लिए सुइटेबल होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर रहे हैं। एक पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी आपके पब्लिकली जो टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर विजन एग्री अकेडमी, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा विजन एग्री अकेडमी के नाम से। उस पर आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो इफ्को का पेपर होता है टोटली इंग्लिश में होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे हिंदी में नहीं किया, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, द फर्स्ट व्हीट वेराइटी हैविंग शॉर्ट प्लांट हाइट लॉजिंग रेसिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज। ऑप्शन ए मोरेन 10, ऑप्शन बी है लर्मा रोजा 64A, ऑप्शन सी है सोनारा 64 या ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। द फर्स्ट व्हीट वेराइटी हैव ए शॉर्ट प्लांट हाइट लॉजिंग रेसिस्टेंट एंड हायर ग्रेन यील्ड वाज। ऑप्शन ए नोरेन 10। नोरेन 10 बेसिकली जीन है, ठीक है, नोरेन 10 आपकी वेराइटी नहीं है, जीन है, ठीक है। ऑप्शन बी लर्मा रोजो 64A हो सकता है और सोनारा 64A हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन सी सोनारा 64। इसको मैं थोड़ा सा साइड में हो जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस मतलब कि वो क्वेश्चन की वजह से आपने आपको साइड में कर लिया। चलो यहाँ पर चलते हैं ओबीएस स्टूडियो में। ओबीएस स्टूडियो में ए लिया हमने, यहाँ से इस किनारे आ गए हैं, थोड़ा सा खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए आंसर, मैंने आंसर यहाँ पर बता दिया ऑप्शन सी। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। लर्मा सोनारा 64 है, ठीक है, वो कैसी आपकी फर्स्ट व्हीट वैरायटी थी जो आपकी मतलब कि शॉर्ट प्लांट है, इसकी प्लांट है क्या है, जो आपकी लंबाई होती है पौधे वो कैसी होती है, कम होती है, छोटी होती है। लॉजिक रेसिस्टेंट मतलब कि गिरने के लिए क्या है, ये सहिष्णु है, मतलब गिरता नहीं है, ठीक है। और हायर ग्रेन यील्ड, इसकी यील्ड जो होती है या फिर क्या है उत्पादन जो होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28, Which Indian state produced large quantity of pulse in 2022। यहाँ पर जो है आपको डाटा जो आपके एडवांस एस्टिमेटेड होते हैं उनको भी याद करना होगा आपको, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो पल्स का पूछा गया है कि which Indian state produced large quantity of pulses in 2022। 2022 में जो है किस राज्य ने जो है सबसे अधिक जो है आपका पल्सेस को या दलहनी फसलों को प्रोड्यूस किया था या उत्पादित किया था।
ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी राजस्थान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहां पर। क्या है, तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। बेसिकली पल्सर हम मध्य प्रदेश को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 2022 कह रहा है भैया, 2022 में लास्ट क्वांटिटी किसने पल्सेस को प्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर हो जाता है आपका, क्या, ऑप्शन डी राजस्थान यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है आपका, क्वेश्चन नंबर 29 है। देखो यहां पर, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कोल्ड, मतलब क्या कि आपके पानी के सारे मिनरल्स हैं वो भी आपके ऊपर की वजह से नीचे की, जो आपकी मतलब की नीचे की सतहों में जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परकोलेशन, बी कंडक्शन, सी लीचिंग या फिर कहें डी ट्रांसपायरेशन। इसको भी हमने अच्छे से, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है सॉइल साइंस की, ठीक है। तो बढ़िया से बता दीजिए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। बात करें यहां पर सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका लीचिंग, ठीक है। तो जब आपके मतलब कि पानी के साथ आपके मिनरल्स भी जाते हैं, मिनरल्स के रूप में आपके न्यूट्रिएंट जब जो है ऊपर की सतह से निचली सतहों में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर विच क्लाइमेट कंडीशन डू द लैटराइट सॉइल डेवलप, मतलब कि जो आपकी लैटराइट सॉइल किस क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर किस जलवायु स्थिति में डेवलप होती है या फिर बनती है। ऑप्शन ए वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ऑप्शन बी है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ऑप्शन सी है कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेट या फिर कहें ऑप्शन डी मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। बताइए और क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा। अंडर विच क्लाइमेट कंडीशन डू द लैटराइट सॉइल डेवलप, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है आपकी लैटराइट सॉइल बनती है। तो बात करें यहां सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है आपका जो डेवलप होता है आपकी लैटराइट मृदा बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मिल्क प्रोटीन आर रिच इन, जो आपकी मिल्क प्रोटीन होती है उसमें सबसे अधिक क्या होता है। ऑप्शन ए है सिस्टीन, ऑप्शन बी है यहां पर मेथियोनिन, ऑप्शन सी है लाइसिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा, जो मिल्क प्रोटीन होता है उसमें सबसे अधिक क्या होता है, आपका सिस्टीन होता है, मेथियोनाइन होता है या फिर लाइसिन होता है या फिर उपरोक्त सभी होते हैं। तो बात करें यहां बच्चों सही उत्तर की, तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी लाइसिन। मिल्क प्रोटीन जो है रिच होती है किसमें, आपका लाइसिन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर लाइसिन सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। और आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाता है आपका सी ऑप्शन लाइसिन, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन देखो यहां पर लिखा हुआ है, यूगेनॉल इज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ ऑयल ऑफ, मतलब कि जो यूगेनॉल होता है किस ऑयल का या फिर कहें किस आपके जो आपका तेल का जो है मतलब कि कहें कि एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। ऑप्शन ए ओलिव, बी क्लोव, सी नटमेग या फिर कहें डी क्यूमिन। जो यूगेनॉल होता है किसमें जो है इंग्रेडिएंट पाया जाता है आपका यूगेनॉल, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जो आपका यूगेनॉल कंपाउंड होता है किस में पाया जाता है। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी क्लोव, ठीक है। जो यूगेनॉल पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, आपका क्लोव के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर कि आप अभी जो है टाइम बिजी है आप लोग, तो थोड़ा सा फास्ट लेक्चर करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा धीरे स्लोली ही चलना पड़ेगा ना, तो आप जो है बाद में इसे देख सकते हो फास्ट करके, ठीक है। यहाँ पर देखो
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेंसिड बटर। जो आपका रेंसिड बटर होता है, रेंसिड जो बटर होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए प्रोपेनिक सॉरी प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन बी है पेंटेनोइक एसिड, ऑप्शन सी यहां पर हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है एन ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इग्नोर मत करिएगा इसे, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन डी इसके नंबर के नीचे लिख दिया हमने, ऑप्शन डी है यहां पर आपका कैप्रोटिक एसिड, कैप्रोटिक एसिड। तो बताइए क्या होगा, जो आपका मतलब कि रेंसिड बटर जो होता है उसके अंदर जो आपका कौन सा एसिड मौजूद है, कौन सा मौजूद होता है। तो बात करें आपको सही उत्तर की, तो आपका जो एसिड होता है या फिर कहें रेंसिड बटर में जो एसिड होता है वो होता है आपका एन ब्यूटायरिक एसिड। कौन सा होता है? एन ब्यूटायरिक एसिड जो है आपका किसके अंदर पाया जाता है? रेंसिड बटर के अंदर पाया जाता है। एन ब्यूटायरिक एसिड जो है आपका पाया जाता है किसके अंदर? रेंसिड बटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अभी हमारे केवल 33 क्वेश्चन हुए, 100 क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डाइएसिटाइल इज प्रेजेंट इन। जो आपका डाइएसिटाइल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए कल्चर्ड बटर में, ऑप्शन बी श्योर क्रीम में, ऑप्शन बी सी है बटर मिल्क में, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। जो डाइएसिटाइल होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? ए कल्चर्ड बटर में, बी श्योर क्रीम, सी बटर मिल्क, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर लिख दीजिए, ए बी सी डी। बात करें आपके डाइएसिटाइल की, तो डाइएसिटाइल की बात करें तो ये सभी में प्रेजेंट होता है। आपका कल्चर्ड बटर में भी होता है, श्योर क्रीम में भी होता है, और बटर मिल्क में भी होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर की बात करें तो यहाँ पर आंसर हम लिख देते हैं ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 है, यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35। In dairy industry, the most often used bacteria to convert milk sugar to lactic acid are, जो आपको मतलब कि जो मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर, ऑप्शन डी बूथ ए एंड बी। जल्दी से आंसर कर दीजिए। इसका आंसर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइमर लगा देते हैं। टाइमर यहाँ पर देखो, ये जो है फ्री के लिए जो है टाइमर नहीं है, लेकिन आगे जो है आगे कक्षाओं में हम टाइमर लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बताइए बच्चों, इन डेयरी इंडस्ट्री द मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड बैक्टीरिया टू कन्वर्ट मिल्क शुगर टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कौन सा बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट करता है? स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर आपके जो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस है, ये दोनों ही आपके मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बूथ ए एंड बी स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस दोनों आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है, 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो यहाँ पर, द एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय विटामिन B1 इज। जो कौन सा एंजाइम जो विटामिन B1 को डिस्ट्रॉय करता है? ऑप्शन ए ऑक्जिलेट, ऑप्शन बी है फिनोलेज, ऑप्शन सी है आपका थियामिनेज, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताओ बच्चों सही आंसर क्या होगा? द एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय विटामिन B1। जो कौन सा एंजाइम जो है विटामिन बी को डिस्ट्रॉय या खत्म करता है? ऑक्जिलेट, फिनोलेज, या फिर कहें थायमिनेज, या फिर कहें नन ऑफ द अबव। तो बात करें यहाँ बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है फिनोलेज। फिनोलेज जो होता है आपके विटामिन B1 को क्या करता है? खत्म करता है, या फिर कहें डिस्ट्रॉय करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहां पर दिया हुआ है आपका,
फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज इंक्लूड, जो आपकी फर्मेंटेशन आप कहें, जो आपकी पकाने वाले या फिर मतलब किण्वीकरण करने वाली, ठीक है। तो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री इंक्लूड बेकिंग, ब्रूइंग, वाइन मेकिंग, या फिर कहें ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। बेकिंग में भी आपका फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, ब्रूइंग में भी होता है, और वाइन मेकिंग या फिर कहें आपका जो वाइन बनाते हैं ना, तो उसमें भी तो हम फर्मेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। बेकिंग में भी, ब्रूइंग में भी और वाइन मेकिंग में हम फर्मेंटेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखो यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 38, एग क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय। जो आपका मतलब कि अंडा होता है उसकी क्वालिटी किससे डिटरमाइन करेंगे या फिर किससे देखेंगे? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, बी योक, सी जर्म जर्म स्पॉट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा? एग क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय ए एल्ब्यूमिन, बी योक, सी जर्म जर्म स्पॉट, या फिर कहें डी ऑल ऑफ द अबव। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी डी। अनिरुद्धा मौर्य बोल रहे हैं हिंदी में लाएं सर जी। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, हम हिंदी में भी इसको लाएंगे, ठीक है, हिंदी के सेशन भी इसके लाएंगे। थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में होता है टोटली, इसलिए मैंने एक बार आपको इंग्लिश में करा दे रहे हैं, बाकी एक बार आपको उसको हिंदी में भी करा देंगे, ठीक है। डोंट वरी अनिरुद्ध मौर्य जी, एक बार हम उसको हिंदी में भी लाएंगे, ठीक है। तो एग क्वालिटी को किस से हम जो है डिटरमाइन करेंगे? एल्ब्यूमिन से, योग से, या जर्म स्पॉट से? तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो एग क्वालिटी को हम एल्ब्यूमिन से भी डिटरमाइन करते हैं, योग से भी करते हैं, जर्म स्पॉट से भी करते हैं, ठीक है। अगर कि अनिरुद्ध मौर्य जी आप ललितपुर से, तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग या फिर कहें आपका जो कि जिसका एड्रेस है आपका रिसाला मंदिर के पास, ठीक है, रिसाला मंदिर के पास बड़ी चौराहा ललितपुर, वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर पे भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सुबह आपका 8 बजे से 11 बजे तक जो है सुबह बैच चलता है आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट एएफओ का बैच चलता है सुबह सुबह, ठीक है। तो जो भी आपको मतलब लोकल से या फिर कहें आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश से, तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आपका जो है मतलब की जो शाखा है आपकी विजन एग्री अकेडमी की, वो है आपकी बड़ी चौराहे पर है, ठीक है। जो डैम रोड पर रिसाला मंदिर है उसी के ग्राउंड में आपको जो है ब्रांच देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आपका बैच चलता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 38 का, या फिर एग क्वालिटी डिटरमाइंड बाय ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 है। एगर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, जो आपका एगर होता है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे निकाला जाता है? ऑप्शन ए फंजाई, बी एल्गी, सी बैक्टीरिया, या फिर डी नन ऑफ द अबव। बताइए बच्चों जल्दी से कि जो आपका एगर होता है उसे किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ए फंजाई, बी एल्गी, सी बैक्टीरिया, या फिर डी नन ऑफ द दीस। तो बात करें बच्चों यहां पर सही आंसर की, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाता है बच्चों क्या? एल्गी। जो आपका एगर है किससे निकाला जाता है? आपका एल्गी से निकाला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, द फूड कलर मेजरमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। जो आपका फूड कलर मेजरमेंट है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा, ऑप्शन बी टेंटमीटर द्वारा, ऑप्शन सी डिस्क कोलरीमीटर द्वारा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? ए बी सी या फिर डी। बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव। जो आपका फूड कलर है वो किसको मेजर, आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी मेजर किया जा सकता है, टिंट मीटर से भी मेजर किया जाता है, और डिस्क कोलरीमीटर से भी मेजर किया जाता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यहां पर हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इतनी जल्दी हार मत मान जाइएगा, ठीक है। हमें पता है आज संडे था, आपका 1.5 GB डाटा जो है खत्म हो चुका है। अगर ये आप लाइब्रेरी में तो आराम से क्लास को देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न यहाँ पर छुप गया है, इसे हम जो है लिख देंगे, ठीक है। ऑप्शन आगे पेज पर दिए हुए हैं, यहाँ पर हम जो है यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका,
एक मिनट मैं पेन ले लूं पहले। क्वेश्चन को लिखा हुआ है द रिकमेंडेड क्वेश्चन नंबर कितना है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है द रिकमेंडेड RECOMM the recommended daily intake daily intake daily intake of daily intake of protein per kg by WHO per individual. The recommended daily intake of protein per kg by WHO per individual. इंडिविजुअल के लिए WHO कितना प्रोटीन कंज्यूम करने की आप रिकमेंड करता है डेली के लिए, तो वो है आपका 0.59 ग्राम। ठीक है, WHO की सिफारिश कहती है भैया हमें डेली में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, 0.59 ग्राम जो है हमें प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 42, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखा आपको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फ्लेवर। मतलब कि किसका प्रयोग है सिंथेटिक फ्लेवर डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए एस्टर्स, ऑप्शन बी कीटोन्स, ऑप्शन सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। जो आपका किसको जो है आपके सिंथेटिक फ्लेवर के लिए प्रयोग किया जाता है, एस्टर्स का, कीटोन्स का, या फिर कहें एल्डिहाइड का, फिर कहें ऑल ऑफ द अबव। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो सिंथेटिक फ्लेवर पे ये सारे के सारे जो है आपका एस्टर्स हो, चाहे वो कीटेन्स हो, या फिर कहें एल्डिहाइड हो, ये सारे के सारे क्या है आपके सिंथेटिक फ्लेवर देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है फैट कंट्रीब्यूशन अबाउट कैलोरीज पर ग्राम। एक ग्राम में कितने कैलोरीज होती है, मतलब कि एक ग्राम फैट में कितने कैलोरीज होते हैं। ऑप्शन ए 9 ग्राम, बी 10 ग्राम, सी 8 ग्राम, या डी कहें 7 ग्राम। बताओ क्या होगा आंसर। फैट कंट्रीब्यूट अबाउट कैलोरीज पर ग्राम, कितने कैलोरी जो है आपका फैट कंट्रीब्यूट करता है। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है 9 ग्राम। तो फैट का 1 ग्राम कितने कैलोरी के बराबर होता है। 1 ग्राम फैट बराबर होता है आपका 9 कैलोरीज। ठीक है, 1 ग्राम फैट अगर ये आप खाते हो तो कितनी ऊर्जा आपको मिलेगी, 9 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आंसर लिख दीजिए। वेयर इज सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो आपका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी है आपका मैसूर, सी करनाल, या फिर डी बैंगलोर। ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी मैसूर। ठीक है, जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या फिर कहें सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहां पर है आपका मैसूर के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 45 है। देखो क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ है विच प्रोवाइड एनर्जी वेरी स्लोली। कौन जो है मतलब बहुत धीमे से एनर्जी या फिर कहें ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है आपका फैट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फाइबर। निम्न में से कौन जो है आपका स्लोली या फिर कहें एनर्जी को धीरे धीरे देता है। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है यहाँ पर आपका फैट। कौन विच प्रोवाइड एनर्जी वेरी स्लोली, तो कौन है आपके फैट्स होते हैं। जो आपके फैट होता है या फिर जो कहें वसा होती है वो बहुत धीरे धीरे आपको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 46, 46 नंबर का क्वेश्चन है।
अभी हम आधे क्वेश्चन भी नहीं कर पाए हैं टू एजीटी के, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर पहला, सॉरी 46 क्वेश्चन, विच केमिकल इज यूज फॉर डीग्रीनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट के डीग्रेडिंग के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आईबीए का, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन का, ऑप्शन सी जिब्रेलिक एसिड का, ऑप्शन डी इथाइलिन का। तो बताइए बच्चों क्या होगा सही उत्तर? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डीग्रीनिंग ऑफ फ्रूट। डीग्रीनिंग मतलब कि फ्रूट के जो आपका हरापन को हटाने के लिए, डीग्रीनिंग का मतलब जो होता है हरेपन को हटाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका इथाइलिन। यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका क्या? ऑप्शन डी इथाइलिन, ठीक है। ऑप्शन डी इथाइलिन यहाँ पर सही आंसर है। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डीग्रीनिंग ऑफ फ्रूट इज इथाइलिन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है मोस्ट अब्यूंडेंट एंड बेसिक ऑक्सीजन इज, जो मतलब सबसे अधिक पाया जाता है कौन सा ऑक्सीजन जो बेसिक ऑक्सीजन कहा जाता है? ऑप्शन ए है आईएए, ऑप्शन बी है एनएए, ऑप्शन सी है आईबीए, ऑप्शन सी आईबीए है, ऑप्शन डी यहां पर आपका दिया है 2,4D, यहां पर आपका आईबीए है, ठीक है। तो कौन आपको जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा आपका जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका आईएए। अब्यूंडेंट या फिर कहें प्रचुर मात्रा में और बेसिक ऑक्सीजन जो कहा जाता है वो आपको कौन है भैया? आईएए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आईएए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका नेक्स्ट जो है पेज पर है। इस पीडीएफ को आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, आपके पब्लिकली जो ग्रुप है आपका विजन एग्री अकेडमी के नाम से जो सर्च करिएगा, ठीक है, तो उस पर आपको इसको शेयर कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 48, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस इज एट। जो आपका इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन ए यूएसए, बी बेल्जियम, सी फ्रांस या फिर कहें डी ब्राजील। बताइए बच्चों जल्दी से आंसर। ए यूएसए, बी बेल्जियम, सी फ्रांस या फिर कहें डी ब्राजील। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर देखो सही उत्तर हो जाता है आपका बेल्जियम। तो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस का, वो कहां पर है आपका? बेल्जियम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाता है। आंसर की बात करें तो क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, यहां पर देखो दिया हुआ है इंडिया इज नोन एज होम ऑफ, मतलब जो आपका भारत से किसका घर कहा जाता है? ऑप्शन ए वेजिटेबल्स का, बी स्पाइसेस एंड मेडिसिन का, ऑप्शन सी फ्रूट का, ऑप्शन डी है आपका फ्लावर्स का। बताइए बच्चों इंडिया को किसके घर के नाम से जाना जाता है? इंडिया इज नोन एज होम ऑफ स्पाइसेस एंड मेडिसिनल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाता है। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। आपके मतलब स्पाइसेस या फिर मसाले वाले या फिर मेडिसिनल जो आपकी औषधीय फसलें उनका घर कहा जाता है भारत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 50। हम जो है आप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम करेंगे 50 क्वेश्चन और कंप्लीट, फिर आपका जो है इफ्को एजीटी का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है जनरल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश बाय। जो आपका इंडियन हॉर्टिकल्चर है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑप्शन ए आईआईएचआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ऑप्शन बी है आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी है आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन डी है आईजीएबी। बताइए जल्दी से किसके द्वारा इंडियन हॉर्टिकल्चर जो जर्नल है पब्लिश किया जाता है या फिर प्रकाशित किया जाता है? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? बात करें बच्चों यहाँ पर सही आंसर की, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है क्या? आईसीएआर इंडियन हॉर्टिकल्चर जो जर्नल है वो कौन पब्लिश करता है? आईसीआर पब्लिश करता है, ठीक है।
तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाता है आपका ICR। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर क्या कहेंगे आप, ऑप्शन सी ICR यहां पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। यहां पर हमारे जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगले 50 क्वेश्चन जो है आपका 1 घंटे का समय और लेंगे। तो बढ़िया से आप लोग थोड़ा सा मतलब कि ये कहेंगे पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और 100 के 100 आपको सॉल्व कराने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 है पोर्ट्रे आर रिलेटेड टू, जो पोर्ट्रे है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है पोस्ट हार्वेस्टिंग से, बी नर्सरी सी से, प्रोसेसिंग सी प्रोसेसिंग से, डी ट्रांसपोर्ट से। बात करें पोर्ट्रे की तो ये किससे संबंधित है आपका, नर्सरी से संबंधित है। पोर्ट्रे किससे संबंधित है आपका, नर्सरी से। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी नर्सरी। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 यहां पर देखो लिखा हुआ है ACB मेरिस्टेम कल्चर, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, सेल कल्चर एंड आपका आर डिजीज फ्री प्लांट। ए मीन्स होता है आपका एंथर कल्चर, बी मीन सी मीन्स होता है आपका सेल कल्चर, बी मीन्स होता है आपका ये फिर कहते हैं मेरिस्टेम कल्चर, एंथर कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, या फिर कहें सेल कल्चर एंड आपका डिजीज फ्री प्लांट इन माइक्रो प्रोपगेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। जो डिजीज फ्री प्लांट होता है किससे ऑब्टेन्ड थ्रू, ऑप्शन ए मेरिस्टेम कल्चर द्वारा, बी एंथर कल्चर, सी एम्ब्रियो कल्चर, डी आपका सेल कल्चर। तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर, यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉपर नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका है मेरिस्टेम कल्चर। ठीक है, तो आपका मतलब यहाँ पर कहें कि मेरिस्टेम कल्चर, एंथर कल्चर, या फिर कहें एम्ब्रियो कल्चर या सेल कल्चर में से एंड डिजीज फ्री प्लांट इज इन माइक्रो कैन बी ऑब्टेन्ड। जो आपका डिजीज फ्री, जो डिजीज फ्री यहाँ पर आपका जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, फिर यहाँ से शुरू हो जाता है आपका A disease free plant in micro propagation can be obtained through, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाता है मेरिस्टेम कल्चर द्वारा जो है आपका एक डिजीज फ्री प्लांट में माइक्रो प्रोपगेशन में प्राप्त किया है। ऑप्शन मींस होता है प्राप्त करना। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है which test is used for testing the significance of mean differences। सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंसेस को या फिर कहें टेस्ट करने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टी टेस्ट, ऑप्शन बी एफ टेस्ट, ऑप्शन सी जेड टेस्ट, ऑप्शन डी K2 टेस्ट। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका टी टेस्ट। तो विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंसेस, तो वो है आपका टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये आपका इको एजीटी 2022 की पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको रीड कीजिए, आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। आज की क्लास ऐसे फीलिंग आ रहा है कि मैराथन क्लास हो गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 54 लिखा हुआ है यहाँ पर 54, which of the following chemical is used for polyploid breeding। इस केमिकल का प्रयोग जो है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग किया जाता है। ऑप्शन ए MH या फिर कहें मैलिक हाइड्रोजाइड, ऑप्शन बी ट्रिपल सी या फिर साइकोसॉल, ऑप्शन डी सी है NaA, ऑप्शन डी है यहाँ पर कोल्चिसिन। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जा चुका है, MPRU में पूछा जा चुका है, NSC के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपका AFO के पेपर में लगातार मतलब कंटिन्यू, देखो 2000 के पहले AFO का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। फिर आपका NSC का नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। फिर आपका जो है MPRU या फिर कहीं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया। फिर आपका इक्को का पेपर हुआ 2022 में, फिर उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। मतलब कि 4 पेपर में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग, किस केमिकल का प्रयोग जो है पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग में किया जाता है, तो वो है आपका कौन सा, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन का प्रयोग किसमें किया जाता है आपका
कोल्चिसिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, कोल्चिसिन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, और सेशन अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, विजन एग्री एकेडमी के नाम से है, और इसका पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल विजन एग्री एकेडमी पर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है, detrimental effect of host plant on the biology of insect is known as non-preference, option B tolerance, option C antibiosis, option C resistance। detrimental effect of host plant on the biology of insect is known as, किस से जो है हम जानते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है एंटीबायोसिस। ठीक है, तो detrimental effect of host plant on the biology of insect is known as एंटीबायोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका 56, 56 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 यहां पर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फंगल एंड अन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा जो है एंटी फंगल है और एक एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिमेरसिन, ऑप्शन बी सप्टेलिन, ऑप्शन सी निसिन, ऑप्शन डी जैटिन। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर पिमेरसिन। ठीक है, पिमेरसिन ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही हो जाता है, पिमेरसिन। ठीक है, ऑप्शन जो है एक पिमेरसिन क्या है आपका, एक एंटी फंगल और एक एंटीबायोटिक क्या है, केमिकल है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 57 देखो लिखा हुआ है, मेकिंग एन इंसिजन बिलो अ बर्ड टू रिटार्ड इट्स ग्रोथ। मतलब कि जो मतलब कि एक इंसिजन को जो बर्ड के नीचे क्या करना, इंसर्ट करना, इंसिजन या फिर कहें मेकिंग एन इंसिजन बिलो अ बर्ड टू रिटार्ड इट्स ग्रोथ। ऑप्शन ए निकिंग कहलाता है, रिंगिंग कहलाता है, नोचिंग कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। जल्दी आंसर जल्दी कर दीजिए। यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो देखो यहाँ पर देखो दो प्रकार से, मतलब कि एक होता है नोचिंग, एक निकिंग होता है। अगर कि आप इंसिजन एबव बर्ड कर रहे हो, मतलब कि बर्ड के ऊपर कर रहे हो, तो वो तो कहलाता है आपका नोचिंग। ठीक है, और बिलो बर्ड कर रहे हो या फिर बर्ड के नीचे कर रहे हो, तो वो आपका कहलाता है निकिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाता है। आंसर की बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाता है, मेकिंग एन इंसिजन बिलो अ बर्ड टू रिटार्ड इट्स ग्रोथ इज कॉल्ड निकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो लिखा हुआ है, क्वीन ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। तो आपके फलों की रानी उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एवोकाडो, बी मैंगो, सी मैंगोस्टीन या फिर कहें डी बेर। तो बात करें फलों की रानी की, क्वीन ऑफ फ्रूट्स, तो वो होती है आपकी मैंगोस्टीन। बेसिकली लीची को कहा जाता है, लीची को कहा गया है सब ट्रॉपिकल, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट कहा जाता है किसे? लीची को। क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट किसे कहा जाता है? लीची को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये रहे आपका क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहे तो मैंगोस्टीन, और क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट कहे तो लीची है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है या फिर कहें 49वां प्रश्न है। Germination of seed while still remain attached with the parent source। parent source से attached जब germinate हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा आपका? ओविपेरी, एपोमेक्सिस, विविपेरी या एसेप्सिस। तो बात करें कि सही उत्तर की, अगर कि आपका मतलब कि बीज जो है प्लांट से अटैच है या फिर आपके ये कहें पेरेंट सोर्स या फिर ये कहें आपके जनक पौधे से अटैच है या फिर जुड़ा हुआ है, फिर भी उसमें जर्मिनेशन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विविपेरी कहते हैं। विविपेरी किसमें पाई जाती है? आपकी मूंग के अंदर पाई जाती है। मोस्टली जो है आपको मूंग में देखने को मिलती है, क्या? विविपेरी आपको मूंग में देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी विविपेरी, जो कि आपका किसके अंदर देखने को मिलता है? ग्रीन ग्राम के अंदर या फिर कहें मूंग के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 यहां पर दिया हुआ है। देखो किंग, तो आप देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं आपके को में कि देखो किंग पूछ लिया है, किंग ऑफ फ्रूट, ये तो आप सभी जानते हैं मैंगो है कि नहीं? किंग ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड मैंगो। मैंगो को कहा जाता है किंग ऑफ फ्रूट, लेकिन हम कहें
किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, ठीक है। समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहेंगे, तो वो है आपका एप्पल या फिर ऐसे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है 61 क्वेश्चन में, एंगल फॉर्म्ड बाय अटैच्ड ऑफ अ ब्रांच टू द ट्रंक, मतलब जो एंगल बनता है किससे, जब आपकी ब्रांच जो है अटैच होती है किसके साथ, ट्रंक। ट्रंक क्या कहलाता है आपका, ये जो आपका जो मतलब ये ट्रंक, ये जो इस तरह से अटैच होता है, मतलब जो ब्रांच अटैच होती है, और जो आपका ये एंगल बनता है, ठीक है। बेसिकली जैसे आपका ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, यहां से आपकी एक ब्रांच निकली हुई है, ठीक है, और जो इसके भी जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे, तो उससे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो, क्रॉच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रॉच। जो आपका ये एंगल बनता है इसे क्या कहते हैं, क्रॉच कहा जाता है। जो आपको मतलब कि ब्रांच और टंग के जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, क्रॉच कहते हैं, CROTCH, CROTCH, क्रॉच कहते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका 61 का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, क्रॉच, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, अभी मैं किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट की बात की थी, यहां पर देखो क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि भैया किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किससे कहा जाता है। ऑप्शन ए पियर, बी एप्पल, सी पीच और डी कीवी। तो यहाँ पर सही आंसर आता हो जाता है क्या बच्चों, एप्पल। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसे कहा जाता है, समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहा जाता है, एप्पल या सेब को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखो दिया हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं पहले तो। दिया हुआ क्वीन ऑफ नट इज कॉल्ड, जो आपकी क्वीन ऑफ नट है या फिर कहें नट्स की रानी जिसे कहा जाता है वो कौन है। ऑप्शन ए वालनट, ऑप्शन बी पीकन नट, ऑप्शन सी पीएन नट, ऑप्शन डी डेट पाम। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए बच्चों, ए बी सी या फिर डी। देखो वॉलनट तो आपका किंग ऑफ नट होता है, वॉलनट क्या होता है आपका, किंग ऑफ नट होता है। किंग ऑफ नट किससे कहा जाता है, वॉलनट को कहा जाता है। लेकिन जो पीकन नट होता है उसे क्या कहा जाता है, क्वीन ऑफ नट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन सी नट, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा, एएफओ में पूछा गया क्वेश्चन है, पूसा नन्हा वाला, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, पूसा नन्हा ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पपाया इज डेवलप्ड थ्रू, पूसा नन्हा वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है, वो किसके द्वारा है, किसके द्वारा डेवलप की गई या किसके द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन ए हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी सिलेक्शन, ऑप्शन डी हेटेरोसिस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, एएफओ में पूछा जा चुका है आपका, ठीक है। कभी भी जब एग्रीकल्चर क्वेश्चन पढ़ो तो उसको इफको के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, उसको देखो कि हमारे हर एक एग्जाम में आएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो आपके क्वेश्चन मतलब कि अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार होंगे ना, एग्जाम में सबसे बेस्ट करोगे आप, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर पूसा नन्ना वैरायटी की, तो एक ऐसी वैरायटी आपकी म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा डेवलप की गई है। किस ब्रीडिंग द्वारा, म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जा रहा है, म्यूटेशन ब्रीडिंग या फिर म्यूटेशन, ठीक है। तो जो आपकी पूसा नन्ना वैरायटी एक तो म्यूटेंट वैरायटी है और म्यूटेशन ब्रीडिंग द्वारा डेवलप की गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी अभी अभी हमने बताया था, किंग ऑफ नट वालनट क्या कहलाता है, किंग ऑफ नट वालनट। किंग ऑफ नट क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एज वॉलनट। किंग ऑफ नट किसे कहा जाता है, वॉलनट को कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूसा मैजेस्टिक इज अ वैरायटी ऑफ, जो आपकी पूसा मैजेस्टिक है वो किसकी वैरायटी है। जल्दी से आंसर कर दो, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर, ए पपाया, बी गुआवा, सी मैंगो या फिर डी सिट्रस। बाकी पूसा मैजेस्टिक है इज अ वैरायटी ऑफ किसकी किस्म है, या फिर कहे पूसा मैजेस्टिक किसकी किस्म है। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका पपाया। जो आपकी पूसा मैजेस्टिक है वो किसकी किस्म है, आपकी पपाया की किस्म है, या फिर कहें पपीते की किस्म है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, एक मिनट,
अपना पॉइंटर ले ले। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 देखो दिया हुआ है। फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी इज कॉल्ड एज, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए जामुन, बी बेर, सी आंवला या फिर डी बेर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी किसे कहा जाता है? आपका आंवला को कहा जाता है, या फिर 21वीं सदी का फल किसे कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आंसर सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, द फ्रूट ऑफ बनाना बॉटेनिकली इज नोन एज अन, जो आपको बनाना का फ्रूट है उसे बॉटेनिकली किस रूप में आता है? पेप्पो के रूप में, बेरी के रूप में, पॉम के रूप में, या ड्रुप के रूप में? बता दीजिए जल्दी से आंसर, ए बी सी या फिर डी। ड्रुप तो देखो होगा नहीं, पॉम होगा नहीं, बेरी हो सकता है, पेप्पो हो सकता है। पेप्पो होगा नहीं। देखो पेप्पो जो फ्रूट टाइप होता है वो फल प्रकार होता है, ठीक है, वो किसमें होता है? वाटरमेलन में होता है। किसमें होता है? वाटरमेलन में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका बेरी। बेरी किसके अंदर होता है? बनाना के अंदर होता है, ठीक है, बनाना के अंदर होता है, कीवी के अंदर होता है, ठीक है, गुआवा के अंदर होता है बेरी, ठीक है, पपाया के अंदर होता है, ठीक है। तो आपका जो फ्रूट टाइप जो बेरी होता है वो बनाना, कीवी और पपाया के अंदर, तो यहाँ पर सही आंसर तो हो जाता है आपका बी। पॉम की बात करें तो पॉम आपका देखो एप्पल के अंदर भी आपका फ्रूट टाइप पॉम होता है, ठीक है, और आपका लोक्वाट के अंदर भी आपका पॉम फ्रूट टाइप होता है, क्विंस के अंदर भी आपका क्या होता है? फ्रूट टाइप पॉम होता है। ड्रुप जो है आपका ज्यादातर मैंगो हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया आपका, और आपका कोकोनट हो गया। इसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो आपका कैसा होता है? ड्रुप होता है। इसमें आपका पूरा हॉर्टिकल्चर टेबल दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया से उसको पढ़ लीजिएगा। वो कहना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ मैंगो, मैंगो का क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 2x 40, ऑप्शन बी यहाँ पर देखो यार, ऑप्शन बी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम आपके कमेंट्स देखते हैं टैबलेट में, ठीक है, यहाँ पर हम एक डिवाइस रखे हुए हैं, उसमें आपके कमेंट 4x इक्वल टू 40, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3x इक्वल टू 40, ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पर x बराबर 40। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर वो होता है मैंगो वो कितना होता है? तो यहाँ पर बच्चों बात करें सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका 2x40। तो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है? आपका 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। किसका? मैंगो का, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हमारे 3 पेज और समथिंग 30 के समथिंग आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, 30 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो अभी से हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। आज आपकी मैराथन क्लास हो गई इको इजी टीचिंग, ठीक है। लगभग आपके 2 घंटे होने वाले हैं क्लास के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, किन्नो मंदारिन इज अ क्रॉस बिटवीन किंग एंड बिल्लो लीफ। जो आपका किंग मंदारिन होता है, सॉरी किन्नो मंदारिन होता है, वो किसके बीच क्रॉस होता है? आपका बिल्लो लीफ और आपका किसके बीच? किंग और बिल्लो लीफ के बीच क्या होता है? क्रॉस होता है। कौन? आपका किन्नो मंदारिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्लो लीफ सही आंसर हो जाता है। बिल्लो लीफ का जो है क्रॉस है आपका कौन सा? किन्नो। किन्नो मंदारिन क्रॉस बिटवीन किंग एंड किन्नो बिल्लो लीफ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, पॉलिनेशन इन मैंगो इज मेनली, जो आपका पॉलिनेशन होता है मैंगो वो मेनली किससे होता है? ऑप्शन ए हाउसफ्लाई द्वारा, बी हनी बी द्वारा, सी बीवर्स द्वारा, या फिर कहें डी बिल्ड द्वारा। तो बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा? पॉलिनेशन इन मैंगो इज मेनली ड्यू टू हाउस फ्लाई, हनी बी, बीवर द्वारा, या फिर कहें आपका विंड द्वारा। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाता है? हाउस फ्लाई। जो आपको पॉलिनेशन होता है मैंगो के अंदर वो मेनली किसके द्वारा होता है? आपका हाउस फ्लाई के द्वारा हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, हाउस फ्लाई।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 72 यहां पर दिया हुआ है, चोक थ्रोट इन बनाना इज ड्यू टू, चोक थ्रोट होता है बनाना, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी लो टेम्परेचर, ऑप्शन सी हाई ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी लो ह्यूमिडिटी। बताइए जल्दी से आंसर, चोक थ्रोट इन बनाना इज ड्यू टू ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बात करें चोक थ्रोट की बनाना की, तो वो किसके कारण होता है? आपका लो टेम्परेचर के कारण होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर हो जाता है, लो टेम्परेचर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर लिखा हुआ है, बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो बिटर पिट होता है एप्पल के अंदर वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी जिंक, सी मैग्नीशियम या फिर डी कहें पोटेशियम। जो आपका बिटर पिट डिजीज होती है किसके अंदर? एप्पल के अंदर, वो किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, या फिर मैग्नीज की कमी के कारण, या फिर कहें डी पोटेशियम की कमी के। तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका कैल्शियम। जो आपका बिटर पिट डिजीज होती है एप्पल के अंदर, वो किसके कमी के कारण होता है? आपका कैल्शियम की कमी के कारण। बिटर पिट इन एप्पल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका देखो दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है, विच फ्रूट इज फॉर्मली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। किस जो आपके फल को नए या फिर कहें आपका नए जो विश्व है उसका फ्रूट, या फिर कहें नए नए विश्व का जो फल कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका जैक फ्रूट, बी पैशन फ्रूट, सी एवोकाडो, या फिर आपका डी मैंगो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहां पर सही उत्तर? विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो बात करें यहां पर सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर आपका हो जाता है क्या? एवोकाडो। ठीक है, विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड? एवोकाडो। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 75 देखो यहां लिखा हुआ है, पपाया इज अ नेटिव ऑफ, जो आपका पपाया कहां का नेटिव है? ऑप्शन ए एशिया, बी इंडिया, सी ब्राजील, या फिर डी कहें ट्रॉपिकल अमेरिका। जो आपका पपाया है कहां का, जो मतलब कि एक है फेमस, या फिर नेटिव, या फिर कहें ओरिजिन, या फिर उत्पत्ति स्थान क्या है? तो बात करें पपाया के उत्पत्ति स्थान की, तो वो है आपका क्या? ट्रॉपिकल अमेरिका। पपाया का उत्पत्ति स्थान क्या है आपका? ट्रॉपिकल अमेरिका। ठीक है, तो उत्पत्ति नेटिव फ्रॉम और नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल अमेरिका यहां पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय अमेरिका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 यहां पर देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 76 देखो लिखा है, विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, एक मिनट, देखो लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल में या फिर कहें आपकी स्टेट में किस तरह की एपोमिक्सिस पाई जाती है? ऑप्शन ए है रिकरेंट, ऑप्शन बी है नॉन रिकरेंट, ऑप्शन सी है पॉलीएम्ब्रोइनी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। बताइए बच्चों सही आंसर होगा विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज फाउंड इन एप्पल। किस तरह की एपोमिक्सिस जो है एप्पल की, सॉरी किस तरह की एपोमिक्सिस जो है एप्पल में पाई जाती है? रिकरेंट, नॉन रिकरेंट, पॉलीएम्ब्रोइनी, या फिर कहें नन ऑफ दीस। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो जो एप्पल की बात करें तो एप्पल में किस प्रकार की एपोमिक्सिस पाई? रिकरेंट एपोमिक्सिस। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस। एप्पल किस तरह की एपोमिक्सिस पाई जाती है? रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा सा वेट करिएगा, क्या है कि हमें अगले प्रश्न पर जाने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। लास्ट आपके 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको सॉल्व और करेंगे। क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी आर फेमस वेराइटी ऑफ, जो आपकी क्रिकेट बॉल और काली पट्टी वेराइटी हो, किसकी फेमस वेराइटी है? ऑप्शन ए बेर, बी मैंगो, सी सपोता, या फिर कहें डी लीची। ए बी सी या फिर डी, सही उत्तर यहां पर क्या होगा? ए बेर, बी मैंगो, सी सपूता, या फिर डी लीची। क्रिकेट बॉल और आपको काली पट्टी की बात करें तो ये दोनों ही वैरायटी किसकी है? आपकी
सपोता की वैरायटी। किसकी वैरायटी है बच्चों? सपोता की। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाता है, सपोता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 78। देखो यहां पर लिखा हुआ है, सीड्स आर सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन इन विच फ्रूट। मतलब कि आपने फल से सीड को निकाला है, बीज को निकाला और तुरंत आपने बो दिया। तो किसका जो बीज है वो इस तरह से आपको बोया जा सकता है? सीड आर सोन इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन इन विच फ्रूट? ऑप्शन ए सिट्रस, बी बेर, सी मैंगो, या फिर कहें डी जामुन। तो बातें यहाँ पर सही उत्तर की, यहाँ पर सही उत्तर है आपका सिट्रस। सिट्रस का जो सीड होता है, या फिर कहें नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनका जो सीड होता है, आप तुरंत उससे मतलब फ्रूट से बाहर निकाल के उसको सो कर सकते हैं या बो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाता है, क्या? सिट्रस आपका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए सिट्रस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। देखो लिखा हुआ है, कैप्रिफिकेशन इज डन इन। जो आपका कैप्रिफिकेशन होता है वो किसके अंदर होता है? ये सभी जानते हैं। कैप्रिफिकेशन किस फ्रूट में होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका फिग, ऑप्शन बी दिया हुआ है बेर, ऑप्शन सी एवोकेडो, ऑप्शन डी डेट पाम। तो बात है कैप्रिफिकेशन, तो यह जो है संबंधित है किसमें होता है? आपका फिग के अंदर होता है या अंजीर के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका कैप्रिफिकेशन किसमें होता है? फिग के अंदर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट। निम्न में से कौन सा जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट है? ऑप्शन ए फिग, बी सिट्रस, सी ग्रेप, या फिर कहें डी बेर। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है क्या? फिग। फिग कैसा है आपका? क्लाइमेट्रिक। ऑप्शन ए फिग सही उत्तर हो जाता है। फिग आपका क्या है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। यहाँ पर सही आंसर आपका फिग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 81 है, मैन मेड हाइब्रिड एज। कौन सा जो है मैन मेड हाइब्रिड है? मैन मेड हाइब्रिड एज, ऑप्शन ए पाइनएप्पल, बी स्ट्रॉबेरी, सी पोमग्रेनेट, या फिर डी कहे एप्पल। किससे जो है मैन मेड हाइब्रिड कहा जाता है? तो बताइए बच्चों सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, या फिर डी। बात करें यहां पर सही उत्तर की, तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका क्या? स्ट्रॉबेरी। मैन मेड हाइब्रिड किसे कहा जाता है? आपका स्ट्रॉबेरी को कहा जाता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82। अभी हमारे पास 20 समथिंग और क्वेश्चन बचे हैं, मतलब 102 या 103 क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 दिया हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ डेट पाम इज थ्रू। जो आपका मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है किसमें? डेट पाम में, या फिर कहें खजूर के अंदर, वो किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए रनर्स द्वारा, बी सकर्स द्वारा, सी स्लिप्स द्वारा, या फिर कहें डी स्टूडेंट। जल्दी से आंसर लिख दो, ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी। जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है डेट पाम में या फिर कहें खजूर, वो किसके द्वारा होता है? तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाता है क्या? सकर्स के द्वारा होता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है किसके अंदर? डेट पाम के अंदर। वो किसके द्वारा होता है? आपका सकर्स के द्वारा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको पहले क्लीन कर देते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी एज। जो आपकी स्ट्रॉबेरी होती है किस प्रकार की? डिप्लॉयड होती है, ऑक्टाप्लॉयड होती है, हेक्साप्लॉयड होती है, ट्रिप्लॉयड होती है। जैसे लीजिए ए, बी, सी या फिर डी। कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी एज डिप्लॉयड, ऑक्टाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड। बात करें यहाँ बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका क्या? ऑक्टाप्लॉयड। जो आपकी कल्टीवेटेड स्ट्रॉबेरी होती है वो कैसी होती है? आपकी ऑक्टाप्लॉयड होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है, ऑक्टाप्लॉयड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो 84 को हम, क्वेश्चन नंबर 84 को हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि तो इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, अगले पेज पर दिए हुए, तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, एक मिनट, ज्यादा बड़ा हो गया पेन।
माइक्रो प्रोपागेशन माइक्रो प्रोपागेशन इज कॉमन इज कॉमन इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन जो कॉमन है किसके मल्टीप्लीकेशन में, ऑप्शन ए बनाना, बी ऑर्चिड, सी स्ट्रॉबेरी, या फिर डी है आलोक का है। बताइए बच्चों सही आंसर क्या होगा? जो आपका मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन किसमें भी हो गया तो बातें यहाँ पर सही उत्तर, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है आलोक है वो आपका जो है बनाना में प्रयोग किया जाता है, ऑर्चिड में भी और स्ट्रॉबेरी में प्रयोग होता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आलोक का एप्पल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो 85 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following system of training of grapes has high cost benefit? मतलब कि किस जो आपका सिस्टम है ट्रेनिंग का किसके अंदर, ग्रेप्स के अंदर या अंगूर के अंदर, हैज हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट, मतलब हाई कॉस्ट बेनिफिट होते हैं जिसमें रेशियो। ऑप्शन ए बोअर, बी हेड, सी निफिन, या फिर कहें डीटर। तो बाकी यहाँ सही उत्तर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए बोअर सिस्टम। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ग्रेप्स हैज हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, तो वो है रेशियो, वो है आपका बोअर सिस्टम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 86 देखो यहां पर दिया हुआ है। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2 घंटे की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आधे घंटे और चलेगी आपकी क्लास। आपको 100 क्वेश्चन भी तो कराने, 2 पार्ट में भी करा सकता था, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा कर करके देख लेना। ठीक है, 2 पार्ट में भी हम इसको करा सकते थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 86 लिखा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया इज, ऑप्शन ए सिगाटोका, बी फ्यूजेरियम बिल्ड, सी बंची टॉप, ऑप्शन डी है पनामा बिल्ड। बताइए तो मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया इज सिगाटोका, फ्यूजेरियम बिल्ड, बंची टॉप एंड पनामा बिल्ड। ए बी सी या फिर डी। बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है बच्चों आपका बंची टॉप। मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया इज बंची टॉप। बंची टॉप कैसी है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है, कहां पर आपकी भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन 87 क्वेश्चन है आपका, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज। विटामिन डी कमी से क्या होता है, ऑप्शन ए रिकेट्स होता है, ऑस्टोमेलेशिया होता है, ऑस्टोमेलेशिया होता है यहाँ पर मेलेशिया MAL है, ऑस्टोमेलेशिया होता है, डिकैल्सिफिकेशन होता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, यहाँ पर सही उत्तर आपको हो जाता है ऑल ऑफ द एबव। जो विटामिन डी की कमी से आपको जो है ऑस्टोमेशिया भी होता है, रिकेट्स भी होता है और डिकैल्सिफिकेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है, क्या, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसको इरेज करते हैं। अगला प्रश्न आपका देखो लिखा हुआ है, Which of the following statement is true about entomology? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है किसके बारे में, एंटोमोलॉजी के बारे में। ऑप्शन ए स्टडी ऑफ बर्ड, देखो स्टडी ऑफ बर्ड ऑरेंथोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी, पता है कि इंसेक्ट की स्टडी क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर रेड है, उसे आंसर मत समझ लेना बच्चों। ठीक है, उससे आंसर था ना वहां पर, इसलिए रेड है। Which of the following is called the resting and inactive stage in the insect life cycle? Insect life cycle में क्वेश्चन जो मतलब कि रेस्टिंग है या फिर कहें जो आपकी आरामदायक या फिर कहें इनएक्टिव स्टेज कौन सी होती है। ऑप्शन ए द एग स्टेज, ऑप्शन बी द लार्वा स्टेज, ऑप्शन सी द प्यूपा स्टेज, ऑप्शन डी द एडल्ट स्टेज। ए बी सी या फिर डी, क्या होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। Which of the following is called the resting and inactive stage in the insect life cycle? तो वो है बच्चों आपकी प्यूपा स्टेज। ठीक है, तो प्यूपा स्टेज वो आपकी कैसे होती है, इनएक्टिव और रेस्टिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, नोट कर लेना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 90, बस आपके खत्म होने वाले एजीटी के क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आपको 60 या 45 मिनट मिलते हैं यही इन्हीं 150 क्वेश्चन के, सॉरी 60 मिनट मिलते हैं 150 क्वेश्चन करने के लिए, तो बहुत फास्टली करना होता है वहां पर, ठीक है। और इंग्लिश में क्वेश्चन रहते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंसेक्ट। एक जो मतलब कि मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है आपका इंसेक्ट का, ऑप्शन ए पेयर ऑफ एंटीनी, ऑप्शन बी है 3 पेयर ऑफ लेग्स, ऑप्शन डी है पेयर ऑफ विंग्स। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। जो आपका इंसेक्ट होता है उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 पेयर ऑफ विंग्स होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ लेग्स जो है ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे देखो मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है। जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए एग्रीकल्चर से संबंधित, तो आप इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल प्रीडेटर ऑफ बीपीएच। ब्राउन प्लांट हॉपर, सॉरी बीपीएच का मतलब होता है ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर का जो है मतलब निम्न में से कौन सा प्रीडेटर नेचुरल प्रीडेटर नहीं है ब्राउन प्लांट हॉपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल प्रीडेटर ऑफ ब्राउन प्लांट हॉपर। ऑप्शन ए बग, ऑप्शन बी डेड एंट, ऑप्शन सी स्पाइडर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों कौन सा जो है प्रीडेटर नेचुरल प्रीडेटर नहीं है किसका, ब्राउन प्लांट हॉपर का, ए बी सी। तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन बी रेड एंट। रेड एंट जो है आपके नेचुरल प्रीडेटर नहीं है किसके, आपके ब्राउन प्लांट हॉपर के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 92 क्वेश्चन नंबर 92 देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंसेक्ट विच फीड ऑन वन टाइप ऑफ फूड आर कॉल्ड। जो केवल एक टाइप ऑफ फूड को खाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीफेगस, मोनोफेगस, एंटोमोफेगी, या फिर कहें आपका नन ऑफ दीज। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो जो केवल एक प्रकार के फूड को खाते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोफेगस कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, मोनोफेगस। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 93 यहां पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंटोमोफेगी। एंटोमोफेगी के लिए कौन सा जो है एक है जो आपका मतलब की कहें स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है रेफर टू ईटिंग बर्ड टू ईटिंग टू एंटोमोफेगी, नहीं रेफर टू ईटिंग ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रेफर टू ईटिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट को खाने वालों को कहा जाता है एंटोमोफेगी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 94 यहां पर दिया हुआ है, इंसेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू द फाइलम। जो आपका मतलब इंसेक्ट आते हैं वो किस फाइलम के अंदर आते हैं, नेमोटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, या फिर कहें प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो जो आपके इंसेक्ट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पर आंसर आपका सही क्या हो जाता है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में सारे इंसेक्ट आते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95, द टोटल नंबर ऑफ abdominal legs in the larval stage of the mustard sawfly is. The total number of abdominal legs in the larval stage of mustard sawfly is 2 pairs होते हैं, 4 pairs होते हैं, 6 पेयर होते हैं, या फिर कहें 8 पेयर होते हैं। 95 का आंसर दीजिए बच्चों क्या होगा। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, तो द टोटल नंबर ऑफ abdominal legs in the larval stage of the mustard sawfly is 8 पेयर। ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। बफरिंग हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि इंटरनेट तो मेरी तरफ से सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज द कैरियर ऑफ ग्रासी स्टन पैथोजन वायरस, ग्रासी स्टन पैथोजन वायरस का कौन सा मतलब कि इंसेक्ट जो है कैरियर या फिर कहें वेक्टर है। ऑप्शन ए रेड आंट, पिंक आंट, ऑप्शन सी लीफ हॉपर, ऑप्शन डी आउट एरो। तो बात करें यहाँ पर सही उत्तर की, और सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी लीफ हॉपर। लीफ हॉपर होता है ग्रासी स्टन पैथोजन वायरस का क्या है, कैरियर है या फिर कहें आपका ये कह सकते हैं वेक्टर है, ठीक है, या फिर कहें रोग वाहक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97 है। प्रश्न नंबर 97 दिया हुआ है, Which of the following structure is not the part of insect's head capsule? इंसेक्ट हेड का कैप्सूल होता है, जो निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए वर्टेक्स, बी एंटीनी, सी प्रोटियम, ऑप्शन डी देखो लिखा हुआ है आपका प्रोनो, ऑप्शन टेंटोरियम, ऑप्शन डी यहां पर लिखा हुआ है टेंटोरियम। टेंटोरियम, तो यहां पर सही उत्तर होगा क्या, वर्टेक्स होगा, एंटीनी होगा, या फिर कहें प्रोटोरम, प्रोनोटम होगा, या फिर टेंटोरियम होगा। तो बात करें वह जो सही उत्तर की, तो सही उत्तर हो जाता है प्रोनोटम, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंसेक्ट है, वो कौन सा नहीं है, प्रोनोटम नहीं है, बाकी वर्टेक्स, एंटीनी और टेंटोरियम जो है पार्ट है किसके, इंसेक्ट हेड के, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोटल क्वेश्चन आपके 103 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 99 या फिर कहें 98वां क्वेश्चन आपका है, 98 क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं। 2 घंटे की क्लास हो चुकी है आपकी, ठीक है, बढ़िया से जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 98 है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकून सेल लेयर इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए डेनियर, ऑप्शन बी डिपियन, ऑप्शन सी हैचिंग, ऑप्शन डी स्टिपलिंग। द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकून सेल लेयर इज कॉल्ड डेनियर, डिपियन, या फिर कहें हैचिंग, या फिर कहें आपका स्टिपलिंग। क्या होगा सही आंसर, ये इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका स्टिपलिंग। क्या हो जाता है, स्टिपलिंग, जो आपका मतलब कि द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा विदाउट चेंजिंग द कोकून, को बिना बदले मतलब कि प्यूपा को मारना आपका क्या कहलाता है, स्टिपलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन डी स्टिपलिंग सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है यहाँ पर, Which of the following is a true about the immature skill set के बारे में कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए स्लाइडर्स होते हैं, ट्रॉबलर्स होते हैं, ग्लिडर्स होते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, ए बी सी या फिर डी। बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आपका क्रैबलर्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मैच्योर स्किल इंसेक्ट, तो वो कैसे होते हैं, क्रैबलर्स होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रैबलर, ठीक। आगे चलते हैं 100 क्वेश्चन पर, हम 100वें क्वेश्चन पर आखिरकार पहुंच ही गए। मैराथन में ऐसे ही होता है आपका कि 100-150 क्वेश्चन कराने पड़ते हैं कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 100 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100, Which Indian state produces the largest quantity of pulses? कौन सा जो स्टेट लार्जेस्ट क्वांटिटी में क्या कहते हैं पल्सेस प्रोड्यूस करता है, तो वो है आपका, अभी हम पढ़ के आए हैं, राजस्थान है, ठीक है। आगे उसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी राजस्थान। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 101 है, 101। When was the small and marginal farmer development program launched? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए 1973 में, बी 1969 में, सी 1965 में, या डी 1971 में। जल्दी आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी।
क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? 101 का सही उत्तर क्या होगा? तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही उत्तर की, व्हेन वाज द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च, तो ये हुआ था आपको 1971 में। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ था आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम? 1971 के अंदर। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 102। ये हम पहले भी पढ़ चुके, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? ऑप्शन ए लखनऊ, बी मैसूर, सी आगरा या फिर डी बेंगलोर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका मैसूर। वेयर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? आपका मैसूर के अंदर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 103, क्वेश्चन नंबर 103, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 103 देखो लिखा हुआ है, which one of the following affects cooperative organization at the national level of India? कौन सी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल लेवल पे है इंडिया में? ऑप्शन ए है आरआरबी, बी एफसीएस या फार्म कोऑपरेशन, सी एफसीएस हो जाता है ट्रिपफेड या फिर नाफेड। तो बात करें यहाँ सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सॉरी नाफेड है आपका नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सॉरी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन। ठीक है, तो नाफेड यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, इसी के साथ जो है आपके आज के क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। और बढ़िया से अगर कि आपने अभी तक विजन एग्री एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विजन एग्री एकेडमी को। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, यूट्यूब का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका जो है यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है। ठीक है, आपकी यहाँ देखो हमारे यहाँ मतलब कि लोकल में हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है विजन एग्री एकेडमी के नाम से, जिसका एड्रेस है रिसाला मंदिर के पास, बरनी चौराहा, ललितपुर। ठीक है, तो आप जो है मैप पर सर्च करिएगा विजन एग्री एकेडमी, आपको मिल जाएगा। और बेसिकली आप जो है ऊपर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर 7880497104 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विजन एग्री एजुकेशन @gmail.com, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। बेसिकली ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, आप उस पर जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स आपको जो है बेहतर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास बेस्ट कंटेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप नोट्स चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं नोट्स का,